बाद से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इस तरह से सभी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री हो, इंडियन हिस्ट्री हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, सभी का हम बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं। फास्ट रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राचीन काल। आप इसमें देख करके आप समझ सकते हैं। प्राचीन काल को 3 भागों में बांटा है। काल विभाजन, पहला प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? जिस काल की जानकारी के लिए केवल पुरातात्विक साक्ष्य की जरूरत होती है, उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसके अंतर्गत पुरापाषाण काल और धातु युग आते हैं। आदि ऐतिहासिक काल इसको कहते हैं जिस काल की जानकारी के लिए पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य की जानकारी होती है, जो दोनों लिपि लेकिन उपलब्ध है, लेकिन परंतु लिपि पढ़ा नहीं जा सका है, उसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल की जानकारी के लिए पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य की जरूरत होती है, उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके अंतर्गत ऋग्वेदिक और वैदिक काल आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे चल के प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भाग में बांट दिया गया है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का एग्जाम्पल में आखेटक और खाद्य संग्रह। आखेटक किसको कहते हैं? शिकारी को, जो शिकार करते थे और खाद्य संग्रह करते थे, यानी ये हो गया पुरापाषाण काल में। और पुरापाषाण काल के बाद आता है मध्यपाषाण काल। इसमें आखेटक और पशुपालन, यानी पुरापाषाण मध्यपाषाण से पशुपालन करना ये लोग स्टार्ट कर दिए थे। और नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादक, यानी नवपाषाण काल से ये लोग खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिए थे, यानी खेती करने का जो काम हुआ वो नवपाषाण काल में जाके हुआ। अब आइए पुरापाषाण काल। अब इस कालखंड को भी 3 भागों में विभाजित किया है। अब इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ नवपाषाण काल को अब आगे चल करके इसको बांट दिया गया है। निम्न पुरापाषाण काल, इस काल में जीवन अस्थिर था। उसके बाद अग्नि का आविष्कार हुआ इस काल में। किसमें? निम्न पुरापाषाण काल में। समूहों में शिकार करना और भोजन संग्रह करना ये लोग स्टार्ट कर दिया था। आइए अब मध्य पुरापाषाण काल में क्या हुआ। इसमें अग्नि का व्यापक प्रयोग होने लगा, फलक संस्कृति का विकास हुआ, पत्थर के गोले और वस्तुओं का निर्माण हुआ। अब आइए उच्च पुरापाषाण काल में। इसमें आधुनिक मानव का उदय हुआ। तो याद रखिएगा, आधुनिक मानव का उदय किस काल में हुआ? तो उच्च पुरापाषाण काल में। अब मध्य पुरापाषाण काल में, अब मध्यपाषाण काल है। अब उसके बाद निम्न पाषाण काल का ये पूरा था। अब मध्यपाषाण का होगा, अब नवपाषाण का होगा। नवपाषाण काल, पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर, ये सब पत्थर युग था, स्टोन एज इंग्लिश में कहते हैं। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले आदमगढ़ का नाम सुने होंगे, ये मध्य प्रदेश में है, एवं बागोर ये राजस्थान में है। यहाँ पे पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। पूछेगा कि भारत में पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बागोर राजस्थान से। सूक्ष्म पाषाण फलक का उपयोग होने स्टार्ट हुआ। पाषाण फलक का मतलब वो नोकीला वाला पत्थर का प्रयोग होने लगा मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण काल में क्या हुआ? इसमें मानव ने खेती करना आरंभ कर दिया। नवपाषाण काल में बोले ही थे कि खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया था। नवपाषाण काल के प्रमुख तथ्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़, ये अभी पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान शहर में है और यहाँ से भेड़, बकरी तथा गेहूं का साक्ष्य मिला है। तो आपसे पूछे जाएगा गेहूं का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से। बकरी भेड़ का कहाँ साक्ष्य मिला है? तो मेहरगढ़ से। अब आइए इस स्लाइड में आगे है कोल्डिवा। कोल्डिवा कहाँ है पहले ये पूछा लिया जाएगा तो उत्तर प्रदेश। विश्व में चावल का उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है, लगभग 6000 BC, याद रखिएगा। और बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ से गर्तावास का साक्ष्य मिला है, मतलब जहाँ पर कि दफनाया वगैरह जाता था। बुर्ज होम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुत्तों के साथ मानव को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कहाँ से? बुर्ज होम से। चलिए अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। अब स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड 2500 BC से लगभग 1750 BC को माना जाता है। ये टाइम पीरियड है आपका हड़प्पा सभ्यता का। अब इसमें सबसे पहले भारतीय सभ्यता का विकास प्राचीनतम साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। इसकी खोज सर जॉन मार्शल के निर्देश पर
राय बहादुर दयाराम सहनी ने 1921 में की थी, ये डेट याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता, ये VVI है, पूछ लिया जाए प्रथम नगरीय सभ्यता किसे कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है। यह सभ्यता कांस्य युगीन थी, यानी यहाँ पर कांस्य की जानकारी थी और इसमें लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है। कभी कभी पूछा जाता है कि लोहे का साक्ष्य कहाँ से नहीं मिला है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से है, तो सबसे पहले देख लीजिए उत्तर में मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में दाहिमाबाद महाराष्ट्र में है। पूर्व में आलिमगीरपुर मेरठ यूपी में है और पश्चिम में सूतकांगे रोड जो अफगानिस्तान में है। तो ये सब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार यानी चौहद्दी हुआ। हड़प्पा सभ्यता एक त्रिभुजाकार था, यहाँ भी VVI क्वेश्चन है कि त्रिभुजाकार रंग का था। इसका कुल क्षेत्रफल मतलब टोटल एरिया लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य 7 स्थल हैं। कितने स्थल हैं? 7 स्थल हैं। जैसे हड़प्पा ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1921 में सर राय बहादुर दयाराम सहनी ने की और यहाँ से 6 अन्नागार मिले हैं। इसको आगे कर लेते हैं। यहाँ से 6 अन्नागार मिले हैं जिसमें 2 पंक्तियों को विभाजित किया है। 6 अन्नागार का साक्ष्य मिला है जो 2 पंक्तियों में विभाजित है। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर सबसे ज़्यादा अंकन एक सिंगी पशु का है, मतलब एक सिंग वाला पशु ज़्यादा यहाँ से मिला है और यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। ठीक है ना, ये सब आपको कहाँ से मिल रहा है, तो ये सब आपको हड़प्पा से मिल रहा है। हड़प्पा से या मोहनजोदारो से, ये सारा खासियत हड़प्पा का है। अब आइए मोहनजोदारो के बारे में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? इसका अर्थ होता है, सबसे पहले शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। यहाँ से एक मोहर प्राप्त हुआ है। एक मोहर कहाँ से प्राप्त हुआ है? यहाँ से। ये शिव जिसे शिव का प्राचीन रूप बताया गया है। शिव का प्राचीन रूप बताया गया है और ये एक मोहर प्राप्त हुआ है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इसे पशुपति महादेव भी कहा गया है। यहाँ से विशाल स्नानागार भी मिला है और इसकी लंबाई 11.18 मीटर या 11.88 यानी 11.88 मीटर लंबा स्नानागार है और चौड़ाई 7.01 मीटर चौड़ा है और गहराई की बात करेंगे तो 2.43 मीटर गहरा है। यहाँ से एक विशाल अन्नागार मिला है। अन्नागार मतलब जिसमें अन्न की व्यवस्था रहता था। स्नानागार जहाँ पर नहाने की व्यवस्था रहता था। तो अन्नागार 45.71 मीटर लंबा था और 15.23 मीटर चौड़ा था। हालांकि पूछता नहीं है, अगर पूछ लेगा ध्यान में रखिएगा। यहाँ से एक मोहर पर यहाँ पर एक बैल मिला है। तो कैसा बैल मिला? कुबर वाले बैल की आकृति प्राप्त हुई है, यानी कुबर वाले बैल यहाँ पर फेमस थे। और यहाँ के एक कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? डांसिंग गर्ल, एक बार एग्जाम में BPSC या दरोगा में पूछा गया था कि डांसिंग गर्ल का चित्र कहाँ से मिला है, नृत्य करते हुए महिला का। तो ये यहाँ से कांसे का था और ये मिला है कहाँ से? तो मोहनजोदारो से। यहाँ से सूती वस्त्र का भी साक्ष्य मिला है। तो सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक में, इसमें है कालीबंगा। जो 7 शहर थे उसमें से हम 2 खत्म कर दिए हैं। अब कालीबंगा पर, यह इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। शाब्दिक अर्थ होता है कालीबंगा के काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ये VVI क्वेश्चन है। जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपको कालीबंगा से। अब यहाँ से